नमस्कार। अभी पार्लियामेंट में एक स्पेशल सत्र होने जा रहा है 16, 17, 18 इस महीने का और उसमें भाजपा लगभग तय नई बिल ला रही है। अब सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कहना कि भाजपा कोई काम बिना राजनीतिक लक्ष्य के नहीं करती। ये तो एक assumption है। जब तक उनके फायदे के लिए कोई काम ना हो रहा हो तो वो कभी बिल लाते ही नहीं। क्यों मैं ये बात कर रहा हूं? क्योंकि 106 संवैधानिक जो अमेंडमेंट संशोधन हुआ था, दैट इज द 106th अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट का, उसमें 334A एक आर्टिकल था जिसका इंक्लूजन हुआ संविधान में। और वो कहता है 334 आर्टिकल कहता है कि जनगणना 2026 के बाद होगी और उसके बाद जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा और विमेंस रिजर्वेशन होगा। वो कब होगा वो तय नहीं था, लेकिन 2026 के बाद। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, आर्टिकल 334A। अब 2026 के बाद तो कर नहीं रहे और ये सब सर्वसहमति से हुआ था कि आने वाले चुनाव में 2026 के बाद होगा। अब इन्होंने अब फैसला किया है कि नहीं, उसमें हम बदलाव चाहते हैं। अब ये नहीं बताते कि क्या बदलाव चाहते हैं, क्योंकि आज के दिन में हमारे पास कोई बिल भी नहीं है, विपक्ष के पास कोई बिल नहीं है। मैं तो इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मुझे मालूम नहीं कि क्या बिल लाना चाहते। तो और साथ साथ में आपको याद होगा जब 370 का बिल लाए थे तभी किसी को नहीं मालूम था। आर्टिकल 370 का बिल लाए थे तभी भी किसी को नहीं मालूम था। इंट्रोड्यूस कर देते थे, उसी दिन पास कर देते थे। वो इतना बड़ा मुद्दा, खास तौर में महिला आरक्षण का मुद्दा, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा बदलाव आना चाहिए, आएगा और उस पे हम प्रतिबद्ध हैं। ये तुरंत होना चाहिए। लेकिन इन्होंने खुद फैसला किया 2023 में, जब आर्टिकल 334 संविधान में इन्होंने उसको जोड़ा, तब इन्होंने खुद फैसला किया कि 2026 के बाद करेंगे। तो अब ये कहते हैं कि नहीं, कोई जनगणना की जरूरत नहीं है, 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो इनका लक्ष्य जरूर कोई राजनीतिक लक्ष्य होगा, तो वो मैं उसके बारे में अभी बात करूंगा। दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये 16, 17, 18 क्यों हो रहा है। अभी बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में। पहली डेट 23 अप्रैल है, दूसरी डेट 29 अप्रैल है। तो क्या वो पश्चिम बंगाल में, चाहे वो टीएमसी के लोग हों चाहे कोई और हो, क्या वो वहां कैंपेन करेंगे कि यहां आएंगे वोट देने के लिए? यही जो एक्सरसाइज है ये 29 के बाद भी हो सकती है। इसमें भी एक राजनीतिक उनकी सोच है कि किसी तरीके से वो इलेक्शन डिस्टर्ब करो, उसमें बाधा डालो और अभी इसको पारित करो। The point that is to be noted is that the BJP does nothing unless they know there is a political advantage that they have in the process. Under Article 334 of the Constitution, which was the 106th constitutional amendment, which was passed unanimously in the Houses of Parliament, it was decided that there will be a census that will happen after 2026. And of course, this is all connected with women's reservation of 33%. So census will happen after 2026.
women's reservation will happen too, and there will be a delimitation process after 2026. So that exercise will be done after 2026. And that was, as I said, passed unanimously. So how have they suddenly decided that we will give up that exercise, we will amend the constitution again, we will rely on the 2011 census and reserve seats for women to the extent of 33% through a delimitation exercise? Now, through a delimitation exercise, which will impact the parliamentary constituency. So obviously their political objective is to somehow win the 2029 election. इसका मकसद एक ही है कि किसी तरीके से 2029 के जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें वो ज्यादा संख्या से इनको सीटें आए, यही इनका लक्ष्य है. दिस इज देयर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव. ठीक है. और दूसरी बात, the other thing that's very a matter of great concern, and this is also political, is that the West Bengal elections in the assembly are taking place, now. The first phase is on the 28th of April. The second phase is on the 29th of April. And they have called this special session of parliament for 16th, 16th, 17th, and 18th April, knowing full well that everybody in the TMC will be busy in the election. So why couldn't this exercise have waited till after the 29th of April? Because they know that they have no chance of winning in West Bengal. So let's try and disturb that election as much as possible. And then go to the West Bengal electorate and tell them, see, we have passed the women's reservation bill. So they want to take a political advantage with the campaign. They want to take a political advantage by disturbing the campaign of the TMC in West Bengal. तो जब आरक्षण का बिल पास होगा, महिला आरक्षण का बिल पास होगा, वो जो प्रयास कर रहे हैं 16, 17, 18 को, तो वहां जाकर कहेंगे कि देखिए हमने देखो कितना कमाल कर दिया, जो वादा हमने बाद में करना था वो आज पूरा करने जा रहे हैं. What we had promised earlier, we are trying to deliver for you now. So, simple thing, if they are really concerned about women's reservation, they should say, and all opposition should agree, no need for census, no need for anything. Of the 543 seats present in parliament today, give 33% to women. What's the problem? What's the problem? If you are genuinely concerned about women's reservation, give them that reservation in the 543 seats today. You'll never do that because that's not their interest. That's not their objective. I'll tell you what their objective is. And I'll give you some figures. Take, for example, and I've done some exercise. Take, for example, the seats that BJP had in Uttar Pradesh in the last election. Total was 80. Their idea is to give a 50% increase in all the seats, all the parliamentary constituencies. So a 50% increase would mean that from 80, their number will go to 120. Right? Now take the case of Tamil Nadu. The difference between 80 and 39, which are the present seats in Tamil Nadu, is 41. So 39 will increase to 59 with a 50% increase. Right? And 80 will increase to 120. So the difference instead of 41 will be 61. Right? They have won in the northern belt in India, where they have a majority, where they have a huge presence, 127 out of 238 seats. Right?
And in southern India, they have won of the total seats, they have won one out of 130 seats. They have won only 29. So they want to increase by 50% seats in North India so that they can get a larger share of the majority there. Reduce, even in South India, we get a larger share of the majority. The difference in the number of seats will give them a political advantage. तो कहने का मतलब यह है कि इनका जो बिल ये ला रहे हैं, जो पब्लिक डोमेन में है, हालांकि हमें बिल का हमारे पास कॉपी नहीं है, कि ये 50% सीटें पार्लियामेंट में बढ़ाएंगे हर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में। तो उसका नतीजा क्या होगा, मैं आंकड़े से आपको समझाता हूँ। इस समय तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं, 39 सीट हैं, और उत्तर प्रदेश में 80। तो अगर आप 50% बढ़ाओगे तो 80 से 120 हो जाएंगी, और तमिलनाडु की 39 से हो जाएंगी 59। तो पहले जो अंतर था वो केवल था 41 सीटों का, अब अंतर हो जाएगा 61 सीटों का। तो हर प्रदेश में अगर ये आंकड़े रखोगे तो नॉर्थ इंडिया में अंतर बढ़ाएगा सीटों का। हाँ, और इसलिए फायदा इनको होगा, राजनीतिक फायदा होगा। चलिए इस बात को भी छोड़ दीजिए, फिर आगे क्या करने क्या रहे हैं। जब इनको इस बात का फायदा होगा तो डिलिमिटेशन में ये भी तय करेंगे कि कौन सी कंस्टिट्यूएंसी में क्या बाउंड्री होनी चाहिए। यही डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होगी, वो भी इनके हाथ में है, बिकॉज इनके हाथ में पॉकेट वीटोज हैं। लाइक CEC इज अ पॉकेट वीटो, and the chairman of the delimitation commission will also be a pocket veto. जो चाहेगा, right, whatever they want will be done, right? And we've seen that happen with a very renowned retired judge of the Supreme Court of India, both in Jammu and Kashmir as well in Assam. That's how the delimitation process has been done. So therefore, in exercise of these pocket vetoes, they will decide which constituencies are more favorable to them in terms of that exercise. जब परिसीमन होगा तो कौन सी कंस्टिट्यूएंसी में इनको फायदा होने वाला है, वो चेयरमैन डिलिमिटेशन द्वारा अपने फायदे के लिए वो काम करेंगे। जो बाउंड्री होगी उसमें बदलाव लाएंगे ताकि उनको राजनीति में फायदा हो, और जो उत्तर भारत है उनकी संख्या बढ़ जाएगी, और प्रयास करेंगे कि दक्षिण में उनकी संख्या भी बढ़े। तो ये भी एक राजनीतिक मुद्दा है। तो ये सब क्यों करना चाहते हैं और इतनी जल्दी में क्यों करना चाहते हैं? और एक बात आपको, वो एक लीगल बात है, आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि जो संशोधन हुआ था जिसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 106 पारित होकर संविधान में जुड़ा, 334A, उसमें ये लिखा है कि विमेन्स रिजर्वेशन लागू होगी एंड डिलिमिटेशन एक्सरसाइज उस पर्पस के लिए हो, केवल उसके लिए होगी। ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं आपको, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। 334A कहता है, notwithstanding anything in the foregoing provisions of this part or part 8, the provisions of the Constitution relating to the reservation of seats for women in the House of the People, Legislative Assembly of a state and the Legislative Assembly of the National Capital of Delhi shall come into effect after an exercise or delimitation is undertaken for this purpose. What purpose? For the purpose of women's reservation only. इसका मतलब ये देखना होगा जनगणना करके कि कितनी संख्या महिलाओं की
किसी एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में है, और फिर उसका डिलिमिटेशन करोगे कौन सी कंस्टिट्यूएंसी हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी. The purpose of this article is that the delimitation exercise must be connected only to women's reservation, not a general delimitation exercise. Because the general delimitation exercise will destroy the federal structure of this country. And nobody will accept it. अब देखिए अमेरिका में क्या है कि अभी कैलिफोर्निया में जितनी भी संख्या हो या न्यूयॉर्क में जितनी की संख्या हो, सेनेट में केवल 2 सीट होती है. उस संख्या पे आधारित नहीं है. यहां जो साउथ के स्टेट्स हैं उनकी डेवलपमेंट की गति, जीडीपी की गति कहीं ज्यादा है नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में, और संख्या नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स में ज्यादा है. तो अगर संख्या के आधार पे करोगे तो उनकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में बढ़ जाएगी और साउथ इंडिया की रिप्रेजेंटेशन कमती हो जाएगी. सो सारा फेडरल स्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएगा. If you really look at, take for example the United States of America, no matter what the population is in California or New York or Texas or any other place, only 2 members will be elected as members to the Senate, unrelated to population, because that will otherwise destroy the federal structure. On the basis of population, you can't decide on representation in parliament because the state's interest is one. So now, if you do this in India, then southern states who have contributed more to development, southern states who have controlled population, will be punished. And in the north, states who have not controlled population, who are in the throes of poverty, who have social indexes is much poorer than in South India, right? They will benefit in the representation. And this will destroy the federal structure of the country. So therefore, that will never be agreed to. Now they realize that that will never be agreed to. So why go into that exercise? इनको भी मालूम है कि कोई वो मानने नहीं वाला साउथ के स्टेट. तो फिर इनकी जो मंशा ये है कि भाई हम ये करते ही नहीं, क्योंकि ये उसके बाद गणना करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये जो सेंसस है 2011 का सेंसस ले रहे हैं. अगर इनको उसके बाद जनगणना करनी भी है तो फिर अभी ये बिल लाने की क्या जरूरत है, क्योंकि रजिस्ट्रार जनरल हिमसेल्फ हैज सेड इट्स 2027 दिसंबर तक हमारी जनगणना पूरी हो जाएगी. If the whole purpose is to do an exercise of a census exercise after 2026, right, and have that data ready for the purposes of the 2029 election or whenever, that exercise can be completed by December 2027 because the Registrar General has said so, that it will be completed by 2027. So they can bring that bill, but that nobody will accept. So they want to jettison that. That's why they are amending the Constitution. They want to use this exercise, do a delimitation through these pocket beacons I'm talking about, and win the 2029 election. No opposition member of parliament should accept this. They require a 2/3 majority. We should reject it because they are playing politics with the future of India. They are destroying the federal structure of the country. Everything that they do has a political motive, and no member of parliament in the opposition should allow it. The federal structure is the basic feature of the Constitution, and no exercise should be done to impact that basic structure. And if they are interested in reservation, pass a bill. Do not bring these bills. Give 33% reservation to women in the 543 member of parliament, on the seats in parliament. लाओ और हिम्मत दिखाओ. बहुत बहुत धन्यवाद.